धारा 121 शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं और उन्हें संयमित नहीं किया जाएगा। यह धारा शिकायतकर्ताओं और गवाहों के अधिकारों की रक्षा करती है। यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें अदालत जाते समय या अन्यथा पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से नियंत्रित न किया जाए या परेशान न किया जाए। कोई भी शिकायतकर्ता या गवाह अपने रास्ते में किसी भी न्यायालय में जाते समय पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए बाध्य नहीं होगा या अनावश्यक संयम या असुविधा के अधीन नहीं होगा या अपनी स्वयं की बंधन पत्र बॉन्ड के अलावा अपनी उपस्थिति के लिए कोई सुरक्षा देने के लिए बाध्य नहीं होगा। सरल शब्दों में, कोई भी शिकायतकर्ता या गवाह जब वह अदालत जा रहा हो तो उसे पुलिस अधिकारी के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। उसे अनावश्यक रूप से रोका या परेशान नहीं किया जाएगा। और उसे अदालत में अपनी उपस्थिति के लिए अपने खुद के मुचल के ओन बॉन्ड के अलावा कोई और जमानत सिक्योरिटी देने के लिए नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि उसे किसी और व्यक्ति की जमानत या संपत्ति की गारंटी देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। परंतु यह कि यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या एक बंधन पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक वह ऐसा बंधन पत्र निष्पादित नहीं करता या जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। विशेष प्रावधान प्रोविजो अगर कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 पर्याप्त सबूत होने पर मजिस्ट्रेट को मामला भेजना के तहत दिए गए निर्देशों का पालन करने से इनकार करता है, यानी अदालत में पेश होने या मुचलका भरने से मना करता है, तो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी उसे हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। और मजिस्ट्रेट उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक वह मुचलका नहीं भरता या जब तक उस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। यह सुनिश्चित करता है कि गवाह और शिकायतकर्ता कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करें। संक्षेप में, धारा 121 शिकायतकर्ताओं और गवाहों को पुलिस के अनुचित दबाव और असुविधा से बचाती है, उनकी स्वतंत्रता और गरिमा का सम्मान करती है। हालांकि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाएं और यदि वे सहयोग करने से इनकार करते हैं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। धारा 192 जांच की कार्यवाही की डायरी। यह धारा पुलिस अधिकारी द्वारा जांच के दौरान रखी जाने वाली केस डायरी, जिसे पुलिस डायरी भी कहते हैं, के रखरखाव, उसमें दर्ज की जाने वाली जानकारी और उसके उपयोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान करती है। इस अध्याय के तहत जांच करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी दिन प्रतिदिन अपनी जांच की कार्यवाही को एक डायरी में दर्ज करेगा, जिसमें वह समय बताएगा जब उसे जानकारी मिली, जिस समय उसने अपनी जांच शुरू की और बंद की, उसके द्वारा देखे गए स्थान या स्थानों और अपनी जांच के माध्यम से ज्ञात हुई परिस्थितियों का एक विवरण। सरल शब्दों में, जांच करने वाला हर पुलिस अधिकारी रोज अपनी जांच की सारी गतिविधियों को एक डायरी में दर्ज करेगा। इसमें उसे यह लिखना होगा उसे जानकारी कब मिली, उसने जांच कब शुरू की और कब खत्म की, उसने कौन कौन सी जगहें देखी और जांच के दौरान उसे क्या क्या जानकारी मिली या क्या क्या हालात सामने आए। 2. धारा 180 के तहत जांच के दौरान दर्ज किए गए गवाहों के बयान केस डायरी में डाले जाएंगे। सरल शब्दों में, धारा 180 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा के तहत गवाहों के जो बयान दर्ज किए जाते हैं उन्हें भी इस केस डायरी में शामिल किया जाएगा। 3. उपधारा 1 में संदर्भित डायरी एक खंड वॉल्यूम होगी और विधिवत पृष्ठ संख्यांकित पेजिनेटेड होगी। सरल शब्दों में, यह पुलिस डायरी एक किताब की तरह होगी। और इसके हर पन्ने पर सही क्रम में नंबर पड़े होंगे, यानी यह विधिवत रखी जाएगी। पुलिस डायरी का उपयोग, यूज ऑफ पुलिस डायरी। कोई भी आपराधिक न्यायालय अपने समक्ष विचाराधीन या विचारण के अधीन किसी मामले की पुलिस डायरी मंगा सकता है और ऐसी डायरियों का उपयोग मामले में सबूत के रूप में नहीं बल्कि ऐसी जांच या विचारण में सहायता के लिए कर सकता है। सरल शब्दों में,
ओ कोई भी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट। ओ अपने पास चल रहे किसी केस की पुलिस डायरी मंगा सकती है। ओ अदालत इन डायरियों का उपयोग सबूत के तौर पर नहीं कर सकती। ओ बल्कि वह इनका उपयोग जांच या ट्रायल में अपनी मदद के लिए कर सकती है, जैसे जांच की दिशा, समय सीमा या पुलिस अधिकारी के कार्यों को समझने के लिए। और अभियुक्त के अधिकार और अपवाद, अक्यूज्ड राइट्स एंड एक्सेप्शंस। 5, न तो अभियुक्त और न ही उसके एजेंट ऐसी डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे, न ही उन्हें केवल इसलिए देखने का हक होगा क्योंकि न्यायालय ने उनका उल्लेख किया है। लेकिन यदि उन्हें बनाने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है, या यदि न्यायालय ऐसे पुलिस अधिकारी का खंडन, कॉन्ट्रडिक्ट करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 या धारा 164 जैसा भी मामला हो के प्रावधान लागू होंगे। सरल शब्दों में, ओ अभियुक्त, एक्यूज्ड या उसके वकील, एजेंट, वो पुलिस डायरी को मांग नहीं सकते। ओ और उन्हें उसे देखने का अधिकार भी नहीं है, सिर्फ इसलिए कि अदालत ने उसका जिक्र किया है। ओ हालांकि इसके कुछ अपवाद हैं। अगर जिस पुलिस अधिकारी ने डायरी बनाई है वह खुद अपनी याददाश्त ताज़ा करने, रिफ्रेश हिज मेमोरी के लिए उसका उपयोग करता है अदालत में गवाही देते समय, या अगर अदालत उस पुलिस अधिकारी के बयान का खंडन, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए डायरी का उपयोग करती है, यानी यह दिखाने के लिए कि अधिकारी ने डायरी में कुछ और लिखा था और अब अदालत में कुछ और कह रहा है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 148 जो गवाहों के खंडन से संबंधित है, या धारा 164 जो सरकारी दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित हो सकती है, के प्रावधान लागू होंगे। इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में अभियुक्त या उसके वकील को भी डायरी के उस हिस्से को देखने का मौका मिल सकता है जो अधिकारी की गवाही को प्रभावित कर रहा है। जैसे संक्षेप में, धारा 192 पुलिस जांच में केस डायरी के महत्व को स्थापित करती है, जो जांच की हर गतिविधि का एक विस्तृत रिकॉर्ड होती है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, लेकिन साथ ही पुलिस कार्य की संवेदनशीलता को भी बनाए रखती है, जिससे अभियुक्त को डायरी तक सीधी पहुंच न हो। यह डायरी का उपयोग सबूत के रूप में नहीं, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में सहायता के लिए करने की अनुमति देती है, जबकि कुछ विशिष्ट स्थितियों में गवाह के खंडन के लिए इसके उपयोग की अनुमति भी देती है। धारा 163 जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। यह धारा पुलिस जांच के अंतिम चरण से संबंधित है। जब पुलिस अधिकारी अपनी जांच पूरी कर लेता है और मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट, जिसे आमतौर पर चार्जशीट या अंतिम रिपोर्ट कहा जाता है, प्रस्तुत करता है। इस अध्याय के तहत प्रत्येक जांच अनावश्यक देरी के बिना पूरी की जाएगी। सरल शब्दों में, हर पुलिस जांच बिना किसी बेवजह की देरी के पूरी की जानी चाहिए। 2 भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 77, 68, 70, 71 के तहत या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4, 6, 8 या धारा 10 के तहत किसी अपराध से संबंधित जांच पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी द्वारा जानकारी दर्ज किए जाने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी। सरल शब्दों में, बलात्कार, यौन उत्पीड़न और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों जैसे गंभीर मामलों की जांच पुलिस द्वारा जानकारी दर्ज करने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। और जांच पूरी होने पर रिपोर्ट, चार्जशीट, रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट। 3 जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार भी शामिल है, ऐसे प्रारूप में भेजेगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है, जिसमें निम्नलिखित बातें कही जाएंगी। पक्षों के नाम। जानकारी की प्रकृति। सी उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं। क्या कोई अपराध प्रतीत होता है, और यदि हां तो किसके द्वारा। क्या अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है। क्या अभियुक्त को उसके बंधन पत्र या जमानत बंधन पत्र पर रिहा किया गया है। क्या अभियुक्त को धारा 190 के तहत हिरासत में भेजा गया है।
क्या महिला की मेडिकल जांच की रिपोर्ट संलग्न की गई है, जहां जांच भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70 या धारा 71 के तहत अपराध से संबंधित है। आई, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मामले में हिरासत का क्रम। सरल शब्दों में 3 आई। ओ जैसे ही जांच पूरी होती है, पुलिस स्टेशन का इंचार्ज अधिकारी एक रिपोर्ट चार्जशीट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी भेज सकता है। ओ, यह रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा तय किए गए प्रारूप में होगी और इसमें ये जानकारियां शामिल होंगी: मामले के पक्षकारों, शिकायतकर्ता, अभियुक्त के नाम, किस तरह की जानकारी मिली थी, अपराध की प्रकृति, उन लोगों के नाम जो मामले को जानते हैं, गवाह, क्या कोई अपराध हुआ है और अगर हां तो किसने किया है, क्या अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, क्या अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया है, क्या अभियुक्त को धारा 190 के तहत हिरासत में मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। अगर यौन अपराध का मामला है, भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराएं, तो महिला की मेडिकल जांच की रिपोर्ट संलग्न है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे फोन, कंप्यूटर की हिरासत का क्रम, ये दिखाने के लिए कि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आई, पुलिस अधिकारी 90 दिनों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित किसी भी माध्यम से इन्फॉर्मेंट या पीड़ित को जांच की प्रगति की जानकारी देगा। सरल शब्दों में 3 डाली, पुलिस अधिकारी को 90 दिनों के भीतर जांच शुरू होने से शिकायतकर्ता या पीड़ित को जांच में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देनी होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है। आई, अधिकारी ऐसे तरीके से भी जानकारी देगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध के घटित होने से संबंधित जानकारी सबसे पहले दी थी। सरल शब्दों में 3 या एनडीडी, पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को भी बताएगा कि क्या कार्रवाई की गई है जिसने सबसे पहले अपराध की सूचना दी थी। यह जानकारी राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से रिपोर्ट थ्रू सुपीरियर ऑफिसर। 4, जहां धारा 177 के तहत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो रिपोर्ट ऐसे किसी भी मामले में जिसमें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्देश देती है, उस अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट के आदेशों की प्रतीक्षा करते हुए पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश दे सकता है। सरल शब्दों में, अगर धारा 177 रिपोर्ट कैसे प्रस्तुत की जाए के तहत कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त है और राज्य सरकार ने निर्देश दिया है, तो रिपोर्ट उसी वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से भेजी जाएगी। वह अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेशों का इंतजार करते हुए जांच अधिकारी को आगे की जांच करने का निर्देश भी दे सकता है। जमानत बंधन पत्र का निपटान, डिस्चार्ज ऑफ बेल बॉन्ड। 5, जब भी इस धारा के तहत भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंधन पत्र या जमानत बंधन पत्र पर रिहा किया गया है, तो मजिस्ट्रेट ऐसे बंधन पत्र या जमानत बंधन पत्र के निर्वहन, डिस्चार्ज या अन्यथा के लिए ऐसा आदेश देगा जैसा वह उचित समझे। सरल शब्दों में, अगर रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो मजिस्ट्रेट उस जमानत बंधन पत्र को रद्द करने या उससे संबंधित कोई और उचित आदेश देगा। रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स टू बी फॉरवर्डेड विथ रिपोर्ट। 6, जब ऐसी रिपोर्ट ऐसे मामले के संबंध में हो जिस पर धारा 190 लागू होती है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को आगे बढ़ाएगा। सभी दस्तावेज या उनके प्रासंगिक उद्धरण जिन पर अभियोजन पक्ष निर्भर करने का प्रस्ताव करता है, उन दस्तावेजों के अलावा जो पहले ही जांच के दौरान मजिस्ट्रेट को भेजे जा चुके हैं। धारा 180 के तहत दर्ज किए गए उन सभी व्यक्तियों के बयान जिन्हें अभियोजन पक्ष अपने गवाहों के रूप में परीक्षित करने का प्रस्ताव करता है। सरल शब्दों में, अगर मामला धारा 190 पर्याप्त सबूत होने पर मजिस्ट्रेट को मामला भेजना के तहत आता है, तो पुलिस अधिकारी रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को ये चीजें भी भेजेगा।
ओ सभी दस्तावेज या उनके जरूरी अंश जिन पर मुकदमा चलाने वाला पक्ष निर्भर करेगा, उन दस्तावेजों को छोड़कर जो पहले ही जांच के दौरान भेजे जा चुके हैं। ओ धारा 187 पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा के तहत दर्ज किए गए सभी गवाहों के बयान जिन्हें मुकदमा चलाने वाला पक्ष अदालत में पेश करना चाहता है। बयानों के कुछ हिस्सों को बाहर रखने का अनुरोध, रिक्वेस्ट टू एक्सक्लूड पार्ट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। 7. यदि पुलिस अधिकारी की राय है कि ऐसे किसी भी बयान का कोई भी हिस्सा कार्यवाही के विषय से प्रासंगिक नहीं है या न्याय के हित में अभियुक्त को उसका खुलासा करना आवश्यक नहीं है और सार्वजनिक हित में अनुपयुक्त है, तो वह बयान के उस हिस्से को इंगित करेगा और एक नोट संलग्न करेगा जिसमें मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया जाएगा कि उस हिस्से को अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतियों से बाहर कर दिया जाए और ऐसे अनुरोध करने के अपने कारणों को बताएगा। सरल शब्दों में, अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि किसी गवाह के बयान का कोई हिस्सा केस के लिए जरूरी नहीं है या उसे अभियुक्त को दिखाना न्याय के हित में ठीक नहीं है और जनहित के खिलाफ है, तो वह बयान के उस हिस्से को चिन्हित करेगा और मजिस्ट्रेट से एक नोट लिखकर अनुरोध करेगा कि वह हिस्सा अभियुक्त को दी जाने वाली कॉपी से हटा दिया जाए। उसे अपने अनुरोध का कारण भी बताना होगा। अभियुक्त को रिपोर्ट और दस्तावेज की प्रतियां, कॉपीज ऑफ रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स टू अक्यूज्ड, 8 उपधारा 60 में निहित प्रावधानों के अधीन मामले की जांच करने वाला पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों की इतनी प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जितनी धारा 230 के तहत अभियुक्त को आपूर्ति के लिए आवश्यक हो, विधिवत अनुक्रमित ड्यूली इंडेक्स्ड करके, परंतु यह कि इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की आपूर्ति को विधिवत तामील ड्यूली सर्व्ड माना जाएगा। सरल शब्दों में, उपधारा 7 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जांच अधिकारी पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की उतनी कॉपी मजिस्ट्रेट को देगा जितनी अभियुक्त को देनी है धारा 230 के तहत। इन कॉपियों की एक सूची भी होगी। विशेष प्रावधान प्रोविजो, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज भेजना भी सही तरीके से दिया गया माना जाएगा। आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 9. इस धारा में कुछ भी उपधारा 3 के तहत मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद किसी अपराध के संबंध में आगे की जांच को रोकने वाला नहीं माना जाएगा और जहां ऐसी जांच पर पुलिस स्टेशन का भारसाधक अधिकारी आगे के साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्राप्त करता है, तो वह मजिस्ट्रेट को ऐसे साक्ष्य के संबंध में एक और रिपोर्ट या रिपोर्टें ऐसे प्रारूप में भेजेगा जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है। और उपधारा 3 से 8 के प्रावधान जहां तक संभव हो ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा 3 के तहत भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू होते हैं, परंतु यह कि विचारण ट्रायल के दौरान आगे की जांच न्यायालय की अनुमति से की जा सकती है और वही 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी जिसे न्यायालय की अनुमति से बढ़ाया जा सकता है। सरल शब्दों में, पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी किसी अपराध में आगे की जांच, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। अगर जांच अधिकारी को ऐसी आगे की जांच में नए मौखिक या लिखित सबूत मिलते हैं तो वह मजिस्ट्रेट को एक पूरक रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भेजेगा। पूरक रिपोर्ट के लिए भी उपधारा 3 से 8 के वही नियम लागू होंगे। विशेष प्रावधान प्रोविजो, अगर ट्रायल अदालत में सुनवाई चल रहा है तो आगे की जांच अदालत की अनुमति से ही की जा सकती है। ऐसी जांच 90 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी जिसे अदालत की अनुमति से बढ़ाया भी जा सकता है। संक्षेप में, धारा 193 जांच पूरी होने पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट, चार्जशीट दाखिल करने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह समय सीमा रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जानकारी, दस्तावेजों को संलग्न करने और कुछ संवेदनशील मामलों के लिए विशेष प्रावधानों को स्पष्ट करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभियुक्त को दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार देती है
और जांच पूरी होने के बाद भी आगे की जांच की संभावना को स्वीकार करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय के लिए सभी प्रासंगिक साक्ष्य सामने आए। धारा 154 पुलिस द्वारा आत्महत्या आदि की जांच और रिपोर्ट। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हुई है या ऐसे हालात में हुई है जहां अपराध का संदेह है। ऐसे में पुलिस और मजिस्ट्रेट की भूमिका को यह धारा परिभाषित करती है। एक, जब पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह जानकारी मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की है या किसी अन्य व्यक्ति या जानवर या मशीनरी या किसी दुर्घटना से उसकी हत्या की गई है या ऐसी परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई है जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह तत्काल इसकी सूचना निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देगा जिसे जांच इंक्वेस्ट करने का अधिकार है। और जब तक राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम या जिला या उप विभागीय मजिस्ट्रेट के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया गया हो, वह उस स्थान पर जाएगा जहां उस मृत व्यक्ति का शव है और वहां पड़ोस के 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में जांच करेगा और मृत्यु के स्पष्ट कारण की एक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें शरीर पर पाए गए घावों, फ्रैक्चर, खरोंच और चोट के अन्य निशानों का वर्णन करेगा और यह बताएगा कि ऐसे निशान किस तरीके से या किस हथियार या उपकरण, यदि कोई हो, से लगाए गए प्रतीत होते हैं। सरल शब्दों में, अगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह खबर मिलती है कि किसी ने आत्महत्या कर ली है, किसी व्यक्ति को दूसरे इंसान, जानवर, मशीन या दुर्घटना ने मार डाला है, या कोई व्यक्ति ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मरा है जिससे लगता है कि किसी ने कोई अपराध किया है, तो वह अधिकारी तुरंत इसकी सूचना निकटतम कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देगा जिसे इंक्वेस्ट, जांच मृत्यु समीक्षा करने की शक्ति है। जब तक राज्य सरकार या जिला उप विभागीय मजिस्ट्रेट का कोई विशेष आदेश न हो, पुलिस अधिकारी उस जगह जाएगा जहां शव है। वहां मोहल्ले के 2 या उससे ज्यादा सम्माननीय लोगों की मौजूदगी में वह जांच करेगा। और मृत्यु के स्पष्ट कारण की एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में शव पर मिले सभी घावों, फ्रैक्चर, खरोंच और चोट के निशानों का विवरण होगा। यह भी बताया जाएगा कि ये निशान किस तरह से या किस हथियार से लगे प्रतीत होते हैं। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर और अग्रेषण, साइनिंग एंड फॉरवर्डिंग द रिपोर्ट। 2, रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा या उनमें से जितने सहमत हों हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। सरल शब्दों में, यह रिपोर्ट पुलिस अधिकारी और उन 2 या अधिक प्रतिष्ठित निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जो जांच में मौजूद थे या उनमें से जितने सहमत हों। और इसे 24 घंटे के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट को भेजना होगा। शव परीक्षण के लिए भेजना, फॉरवर्डिंग बॉडी फॉर पोस्टमार्टम। 3, जब मामला किसी महिला द्वारा अपनी शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या का हो या मामला किसी महिला की अपनी शादी के 7 साल के भीतर ऐसी किसी भी परिस्थिति में हुई मृत्यु से संबंधित हो जिससे यह उचित संदेह पैदा होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसी महिला के संबंध में कोई अपराध किया है, या मामला किसी महिला की अपनी शादी के 7 साल के भीतर हुई मृत्यु से संबंधित हो और महिला के किसी रिश्तेदार ने इस संबंध में अनुरोध किया हो, या मृत्यु के कारण के संबंध में कोई संदेह हो, या पुलिस अधिकारी किसी अन्य कारण से ऐसा करना उचित समझता हो, वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है, शव को उसकी जांच के उद्देश्य से निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त किसी अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को भेजेगा, यदि मौसम की स्थिति और दूरी इसे सड़क पर ऐसे सड़ने के जोखिम के बिना अग्रेषित करने की अनुमति देती है जिससे ऐसी जांच बेकार हो जाएगी।
सरल शब्दों में, इन खास परिस्थितियों में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। ओ अगर महिला ने शादी के 7 साल के भीतर आत्महत्या की है। ओ अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जिससे अपराध का संदेह हो। ओ अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु हुई है और उसके किसी रिश्तेदार ने पोस्टमार्टम का अनुरोध किया है। ओ अगर मृत्यु के कारण के बारे में कोई संदेह है। ओ या अगर पुलिस अधिकारी किसी और कारण से पोस्टमार्टम जरूरी समझता है। ओ इन मामलों में पुलिस अधिकारी शव को निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य योग्य डॉक्टर के पास भेजेगा, बशर्ते मौसम और दूरी ऐसी हो कि शव रास्ते में सड़े नहीं और जांच बेकार न हो जाए। जांच करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट्स एम्पावर्ड टू होल्ड इंक्वेस्ट्स। 4, निम्नलिखित मजिस्ट्रेट जांच इंक्वेस्ट करने के लिए सशक्त हैं, अर्थात कोई भी जिला मजिस्ट्रेट या उप विभागीय मजिस्ट्रेट और कोई अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किया गया है। सरल शब्दों में, इंक्वेस्ट, जांच, मृत्यु समीक्षा करने की शक्ति इन मजिस्ट्रेटों के पास है। ओ कोई भी जिला मजिस्ट्रेट, डीएम। ओ कोई भी उप विभागीय मजिस्ट्रेट, एसडीएम। ओ और कोई भी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट ने विशेष रूप से यह शक्ति दी हो। संक्षेप में, धारा 154। अब प्राकृतिक या संदिग्ध मृत्यु के मामलों में पुलिस की प्रारंभिक प्रतिक्रिया और प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि ऐसी घटनाओं की तुरंत जांच की जाए, स्थानीय गवाहों की उपस्थिति में एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की जाए और कुछ विशिष्ट संवेदनशील मामलों, विशेषकर महिलाओं से संबंधित, में अनिवार्य रूप से शव परीक्षण कराया जाए। यह मजिस्ट्रेटों को ऐसी जांच करने की शक्ति भी प्रदान करती है जिससे न्यायिक निगरानी और पारदर्शिता बनी रहे।